नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अध्याय 3 वायु के प्रश्नोत्तर देखेंगे। ये कक्षा 8वीं का विज्ञान का प्रश्नोत्तर है। यहाँ पे देखिए, इनके उत्तर दीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है वायु। प्रश्न 1 है, वायु कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है? उत्तर है वायु में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन, 0.04% जलवाष्प और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड आदि उपस्थित होती हैं, है ना। तो आपने देखा कि वायु क्या है? असल में गैसों का एक मिश्रण है। और कौन कौन सी गैसें वहाँ पे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न 2 है, ओजोन परत क्या है? इसका महत्व लिखिए। तो ओजोन परत जो है पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन गैस की बनी हुई एक लेयर यानी परत है, ठीक है, जिसको ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। ये क्या करी हुई है? पृथ्वी को पूरा कवर करके रखी हुई है। यह हमारी पृथ्वी की रक्षा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से करती है। कौन करती है हमारी पृथ्वी की रक्षा? ओजोन परत। प्रश्न 3 है, वायुमंडल में कौन सी गैस बहुतायत में पाई जाती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस बहुतायत में पाई जाती है। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78%। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? 21%, ठीक है। तो वायुमंडल का 99% भाग जो है कौन बनाते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं। बाकी 1% में जलवाष्प, धूल के कण और अन्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उपस्थित होती हैं। पेज नंबर 20 का जो क्वेश्चन आंसर है उसको अब हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें भी लिखा है इनके उत्तर दीजिए। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर होने वाली क्रिया को समझाइए। उत्तर है इसका, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर वह पोटेशियम मैग्नेट मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यह ऑक्सीजन प्राप्त करने की सरल प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। तो जब हम पोटेशियम परमैंगनेट, या जिसको हम दैनिक जीवन में लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, पानी को शुद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये पोटेशियम मैग्नेट मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है, ठीक है। तो हम प्रयोगशाला में पोटेशियम परमैंगनेट की सहायता से क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन गैस को निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए ये जो विधि है प्रयोगशाला में ऑक्सीजन प्राप्त करने की प्रयोगशाला विधि कहलाती है। इसके लिए आपको चित्र भी बनाना है और समीकरण भी लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए समीकरण, 2KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 अणु लेकर और 1 अणु पोटेशियम मैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं, ठीक है। चित्र भी बना लीजिएगा। प्रश्न 2 देखते हैं अब। ऑक्सीजन से भरी परख नली में जलता हुआ कोयला ले जाने पर क्या होता है? उत्तर है, ऑक्सीजन से भरी परख नली में जलता हुआ कोयला ले जाने पर वह तेजी से जलने लगता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन गैस ज्वलनशील नहीं होती, फिर भी जलने में सहायक होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस क्या करती है? आपने छोटी कक्षाओं में मोमबत्ती के बुझने वाला क्रियाकलाप किया होगा। किसी गिलास के अंदर अगर हम क्या करते हैं, मोमबत्ती को रख देते तो वो थोड़ी देर में बुझ जाती है, क्योंकि वहाँ उसे क्या नहीं मिलता है? ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ जल नहीं सकती। तो अगर हम जलता हुआ कोयला जो है ऑक्सीजन से भरी परख नली में रखेंगे तो क्या होगा? वहाँ पर वो और ज़्यादा तेज़ी से जलने लगेगा। क्यों जलने लगेगा? क्योंकि ऑक्सीजन जलने में सहायता करती है। प्रश्न 3 है, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के क्या उपयोग है? दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के निम्नलिखित उपयोग है। पहला है, ऑक्सीजन गैस जीवधारियों के श्वसन हेतु आवश्यक है ना। जितने भी जीवधारी हैं वो जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। दूसरा है, ऑक्सीजन गैस दहन के लिए आवश्यक है। दहन यानी जलने की जो क्रिया होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन गैस की ही उपस्थिति में होती है। तीसरा है, ऑक्सीजन गैस का प्रयोग वेल्डिंग में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि 2 लोहे के टुकड़ों को जोड़ने के लिए जो लोहे का फर्नीचर बनाने की दुकान होती है वहाँ पर वेल्डिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस वेल्डिंग मशीन में ऑक्सीजन गैस की सहायता से ज़्यादा तापमान उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है? जो वेल्डिंग की आंच होती है ना,
उसको ज़्यादा तीव्र कर देती है, जिसके कारण ज़्यादा ताप उत्पन्न होता है और वहाँ पर जो धातु है वो आसानी से पिघल जाती है और फिर उसको वेल्डिंग करने में जो है सरलता होती है। उसके बाद है पेज नंबर 24 के प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर भी पेज नंबर 24 में लिखा हुआ है, इनके उत्तर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर दिए हैं, चलिए हम उनका क्रमांक जो है देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, वायु को प्रदूषित करने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं। आप लोग जानते हैं वायु प्रदूषण होता है, तो उसमें जो है कौन कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित करती है। उत्तर है, वायु को प्रदूषित करने वाली प्रमुख गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। एक बार फिर से देख लेते हैं, वायु को प्रदूषित करने वाली प्रमुख गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसें क्या करती हैं, अलग अलग स्रोतों से उत्पन्न होती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये कैसे उत्पन्न होती है, वाहनों के द्वारा, वाहनों में जलने वाले ईंधन के द्वारा, लकड़ी के दहन से और प्लास्टिक के दहन से। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें उत्पन्न होती हैं। और जो कारखाने होते हैं उनमें भी रसायनों के दहन से जो है ये विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं और वायु प्रदूषण करती हैं। प्रश्न 2 है, सड़क के नज़दीक स्थित पेड़ की पत्ती व उससे दूर स्थित पेड़ की पत्ती की सतह पर जमे पदार्थ में आप क्या अंतर पाते हैं। इसका पौधे की जैविक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो मान लीजिए एक पेड़ है जो सड़क के पास है और दूसरा पेड़ है जो सड़क से बहुत दूर है, तो इनमें क्या अंतर है और उसका पौधे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर है, सड़क के नज़दीक लगे पेड़ की पत्ती पर धूल मिट्टी और कार्बन के कणों की अधिकता होती है, जिसके कारण उसके रंध्र बंद हो जाते हैं और पौधे में जल वाष्प और गैसों का आदान प्रदान सरलता से नहीं हो पाता है, जिसके कारण पौधे की मृत्यु हो जाती है। इसकी अपेक्षा घर में या सड़क से दूर लगे पौधे में प्रदूषित पदार्थों की जो मात्रा होती है वो कम होती है, जिसके कारण पौधे में जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं और पौधे की मृत्यु नहीं होती है, पौधा स्वस्थ रहता है ना। तो सड़क के किनारे जो वाहनों का आवागमन है ना, और जो भी धूल मिट्टी आदि उड़ती है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कण क्या होते हैं, पौधे की पत्तियों के ऊपर बैठ जाते हैं और जो रंध्र होता है पौधे का, पत्तियों का, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड आदि को ग्रहण करता है, वो बंद हो जाता है, इससे पौधा मर जाता है। प्रश्न 3 है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्नलिखित गैसें उत्तरदायी हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, जब पराबैंगनी किरणें सूर्य से 3 प्रकार की किरणें आती हैं, अवरक्त, दृश्य और पराबैंगनी किरणें। तो इसमें अवरक्त किरणें क्या करती हैं, वातावरण के तापमान को नियंत्रित करती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती है और वातावरण से बाहर नहीं जाने देती है, जिससे जो पृथ्वी का तापमान है लगातार बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जो धरती का तापमान प्रत्येक वर्ष बढ़ता जा रहा है उसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। और ये किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, जो वातावरण में प्रदूषक गैसें हैं उनके कारण उत्पन्न हो रहा है। प्रश्न 4 है, अम्ल वर्षा में मुख्यतः कौन कौन से अम्ल होते हैं, यह जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो जो अम्लीय वर्षा है उसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के अम्ल होते हैं। अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से निम्नलिखित अम्ल होते हैं। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल। इसका निर्माण वायुमंडल में घुली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के वर्षा के जल के साथ क्रिया करने से होता है। यह जनजीवन को निम्नलिखित प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो जो वर्षा का जल होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है। इनके प्रभाव में पहला प्रभाव है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जब अम्लीय वर्षा में भूमि पर आते हैं तो पेड़ों की पत्तियों, भवनों तथा पत्थरों से निर्मित भवनों को क्षति पहुंचाते हैं। साथ ही मनुष्यों एवं जीवों में श्वसन एवं त्वचा संबंधित रोग भी उत्पन्न करते हैं। जो स्टेचू वगैरह है पत्थर के बने हुए, आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में भी बहुत बड़े बड़े स्टेचू आपने
यूनिटी, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेचू अभी बनाई गई है। और ऐसे ही बहुत सारे पत्थर से निर्मित भवन है, जैसे लाल किला है, ताजमहल है ना। तो जब अम्लीय वर्षा का जल इनके ऊपर गिरता है तो ऐसी जो ऐतिहासिक स्मारक है उनको क्षति पहुंचती है, साथ ही पेड़ पौधों को भी क्षति पहुंचती है, उनके रंध्र नष्ट हो जाते हैं, पत्तियों की बाह्य त्वचा नष्ट हो जाती है ना। और मनुष्यों को और जीवों को भी त्वचा और श्वसन संबंधित रोग जो है इस अम्लीय वर्षा के कारण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने अम्लीय वर्षा की हानियों को देखा। अब पेज नंबर 26 के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको जो है हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर भी इसका टाइटल था इनके उत्तर दीजिए। इनके उत्तर दीजिए में जो पहला प्रश्न है वो है वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं। उत्तर है वायुमंडलीय दाब वायुमंडल द्वारा किसी वस्तु, जीव अथवा पृथ्वी की सतह पर लगाए गए दबाव को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, है ना। तो वायुमंडलीय दाब क्या है, कोई वस्तु है, जीव है अथवा पृथ्वी की सतह है, इसके ऊपर जो वायुमंडल का घेरा है वह एक दबाव उत्पन्न करता है और इसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 2 है किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब के बहुत कम हो जाने का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। हमारा शरीर वर्तमान वायुमंडलीय दाब के अनुकूलित है। यदि वायुमंडलीय दाब कम होता है तो धमनियों और शिराओं में प्रवाहित रुधिर बाहर की ओर आएगा, अर्थात धमनी एवं शिराएं क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, क्योंकि धमनी और शिराओं के अंदर का जो रक्त दाब है वह बढ़ जाएगा। ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो है वायुमंडलीय दाब के कम हो जाने का प्रभाव मानव पर पड़ेगा। पेज नंबर 28 के जो प्रश्न हैं वहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित कथनों को सही व गलत की पहचान कर गलत कथन को सही करके लिखिए। ठीक है ना। तो जो गलत कथन है उसको हमको क्या करना है, सुधार करना है। इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर है पहला, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 10% है, ये गलत है। सही क्या है कथन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। उसके बाद में दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है, ये गलत कथन है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड के वायु में मिलने से वायु प्रदूषित हो जाती है, यह सही है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा भी होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल का भी निर्माण होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। चौथा है गुब्बारे में वायु दाब उससे भरी वायु के भीतरी दीवार से टकराने के कारण उत्पन्न होता है, एकदम सही है, क्योंकि जो गुब्बारे के अंदर की वायु है वो गुब्बारे की दीवार से टकराकर वायु दाब उत्पन्न करती है। प्रश्न 5 है नाइट्रोजन गैस की निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण उसे विद्युत बल्बों में भरा जाता है, एकदम सही है। उसके बाद है प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं जिनका हमको आंसर देना है। तो प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं, वायु प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखकर उसे रोकने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, लिखिए। उत्तर है वायु प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है वहाँ पर पेट्रोल डीजल चलित वाहनों की अधिकता होना, है ना। अगर ज़्यादा पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होगा। दूसरा है भोजन पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी, कंडा मतलब जो गोबर के बने हुए उपले होते हैं वो, कोयला आदि का प्रयोग करना। और तीसरा है कल कारखानों से निकलने वाली प्रदूषित वायु को बिना उपचारित किए वायुमंडल में प्रवाहित करना। अब इनसे बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए तो उसको भी देख लेते हैं। पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, मतलब जब आवश्यक हो तभी हमको पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम हो। इसके स्थान पर अक्षय ऊर्जा से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, गांव में ईंधन के रूप में लकड़ी और कोयले का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, उसे कम किया जाना चाहिए। तीसरा है फैक्ट्रियों की चिमनियों को ऊंचा बनाया जाना चाहिए, जिससे कि वायुमंडल के जिस स्तर पर हम रहते हैं वहाँ पर वायु प्रदूषण कम हो। और चौथा है
कि जो फैक्ट्री की चिमनियाँ हैं उनमें एयर फिल्टरों का प्रयोग करना चाहिए। एयर फिल्टर एक यंत्र होता है जो वायु के अंदर प्रदूषित कण होते हैं, जैसे कार्बन के कण हैं, सल्फर के कण हैं, है ना, और मरकरी यानी पारे के कण हैं, इन सबको जो है वो छानकर अलग कर देता है। इससे वायु प्रदूषण कम होता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, नाइट्रोजन गैस के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो नाइट्रोजन गैस का प्रमुख उपयोग है, नाइट्रोजन गैस का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है हम भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो इसकी निष्क्रिय प्रवृत्ति है उसके कारण जो विद्युत बल्ब होते हैं उसके अंदर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन गैस का उपयोग जो है हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इसके अतिरिक्त भी नाइट्रोजन का उपयोग है। क्या उपयोग है? नाइट्रोजन का उपयोग जो दलहन वाले पौधे होते हैं वो प्रोटीन के निर्माण के लिए करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है और उसके लिए हमको नाइट्रोजन युक्त आहार की आवश्यकता होती है। तो ये जो आहार होता है प्रोटीन युक्त, वो दलहन वाले पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन पौधों के लिए भी एक आवश्यक पदार्थ होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, अम्ल वर्षा क्या है, यह हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो जो अम्लीय वर्षा होती है वो हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से हानिकारक होती है उसको आप यहाँ पर बता सकते हैं। अभी हमने पीछे भी अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ा था। चलिए देखते हैं उत्तर को। उत्तर है इसका, वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जब जल के साथ घुलती है तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। कौन कौन? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। और जब यह जल वर्षा के साथ पृथ्वी पर आता है तो इससे हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह हमारे लिए निम्नलिखित प्रकार से हानिकारक है ना। तो जो अम्लीय वर्षा होती है हमारे लिए कई प्रकार से हानिकारक होती है, इसके बारे में हम लोग पीछे भी अम्लीय वर्षा के कारण पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, पौधे की पत्तियां एवं बाहरी त्वचा क्षतिग्रस्त हो जाती है जिसके कारण पौधों की मृत्यु हो जाती है। जंतुओं को भी त्वचा एवं श्वास संबंधित रोग अम्लीय वर्षा के कारण हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो मूल्यवान ऐतिहासिक इमारतें और मूर्तियां हैं वो भी क्षतिग्रस्त